बच्चों। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, उप विषय पद परिचय। और आज हम इसका बेटा व्याख्यान 4 पढ़ेंगे और इस व्याख्यान में हम आज पद परिचय को संक्षिप्त रूप में दोहराएंगे। पद परिचय को समझने से पहले शब्द और पद का भेद समझना आवश्यक है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं जिनका अर्थ होता है। और पद, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त हो जाता है तब उसे पद कहते हैं। और पद परिचय बेटा, वाक्य में पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ उसका संबंध बताना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। जैसे राजेश ने रमेश को पुस्तक दी, तो राजेश, रमेश, पुस्तक, ये सारे ही शब्द जब इस वाक्य में आए तो ये क्या बन गए? पद बन गए। और इन पदों का परिचय क्या होगा फिर? जैसे पहले हमने लिखा राजेश का, राजेश संज्ञा है। संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुल्लिंग, एक वचन, ने कर्ता के साथ है और कर्ता कारक है। दूसरा है रमेश, तो रमेश कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक है यहाँ पर। पुस्तक, पुस्तक भी संज्ञा है और संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। और लिंग कौन सा हो गया पुस्तक का? स्त्रीलिंग, एक वचन और कर्म कारक। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और जब ये शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब वे पद कहलाते हैं। पद बेटा 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रियापद या अव्यय पद। अव्यय पद, अव्यय का दूसरा नाम होता है अविकारी। तो इन सभी पदों का परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। तो वे बिंदु कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है संज्ञा। संज्ञा के अंतर्गत हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें संज्ञा के भेद लिखने हैं। भेद कौन कौन से होते हैं? हमने आपको व्याख्यान 1 में पढ़ाया था। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये बताने के बाद आप उसका लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे, कारक बताएंगे और क्रिया का कर्ता। दूसरा आता है सर्वनाम। तो सर्वनाम में भी सर्वनाम के भेदों का नाम लिखना होता है। तो सर्वनाम का भेद, सर्वनाम का पहला भेद कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। ये भेद बताने के बाद आप उसका क्या लिखेंगे? लिंग लिखेंगे, वचन, कारक, क्रिया का कर्ता, कर्म, क्रिया का कर्म। उसके बाद आता है बेटा विशेषण। तो विशेषण के भी पहले भेदों के नाम लिखे जाते हैं कि कौन सा विशेषण है। जैसे गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक। विशेषणों में उसकी मूल अवस्था भी बताई जाती है, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था, यानी अवस्था का भी परिचय दिया जाता है कि अवस्था कौन सी है, मूल अवस्था है, उत्तर अवस्था है या उत्तम अवस्था है। और फिर उसके बाद उसका लिंग, वचन और विशेष्य। क्रिया का जब परिचय देते हैं तो क्रिया में भी क्रिया के भेद का नाम लिखते हैं कि क्रिया का कौन सा भेद है। लिंग, वचन, पुरुष, फिर उसकी धातु लिखेंगे, काल लिखेंगे, वाच्य, क्रिया का कर्ता कौन है, क्रिया का कर्म कौन है। फिर आता है अव्यय। अव्यय पदों के भेद, उपभेद, विशेष्य और क्रिया का निर्देश लिखा जाता है। अव्यय का दूसरा नाम हमने बताया था आपको, अविकारी शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अब देखिए पद परिचय को पहचानते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, निपात आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो हमने आपको पहले विस्तार से पढ़ाई है। और इसके बारे में आज हम संक्षिप्त जानकारी आपको दे देते हैं कि संज्ञा क्या होती है? अगर शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, जाति आदि के बारे में बताता है तो वह शब्द क्या कहलाता है? संज्ञा।
और संज्ञा शब्द का पद परिचय कैसे देते हैं हम? तो किसी भी संज्ञा पद के पद परिचय हेतु निम्नलिखित बातें बतानी होती है। कौन कौन सी बातें होती है वो? संज्ञा का प्रकार, कि कौन सी संज्ञा है, मतलब संज्ञा के भेद, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद उस संज्ञा का लिंग बताएंगे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर उसका वचन बताएंगे, एक वचन है या बहुवचन है। फिर उसका कारक बताते हैं और उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध क्या है वो बताया जाता है। तो संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध कारक के अनुसार ही जाना जा सकता है। और उदाहरण के लिए देखिए, आज समाज में विभीषणों की कमी नहीं है। तो इस वाक्य में हमने विभीषणों शब्द को रेखांकित किया है। तो विभीषणों शब्द संज्ञा है और यहाँ इसका पद परिचय इस प्रकार से होगा। विभीषणों शब्द जो है बेटा वो देशद्रोहियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए संज्ञा है। लेकिन संज्ञा कौन सी बन गई? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि देशद्रोहियों के लिए प्रयुक्त है। विभीषण नाम नहीं आया, उसके जैसे लोग, तो वो एक जाति बता दी गई है, इसलिए संज्ञा कौन सी हो गई? जातिवाचक। बहुवचन, पुल्लिंग और संबंध कारक हो गया। उसके बाद दूसरा वाक्य है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो इस वाक्य में राम तथा पुस्तक शब्द क्या है? संज्ञाएं हैं। राम और पुस्तक दोनों शब्द क्या है? संज्ञाएं हैं। यहाँ इनका पद परिचय इस प्रकार से होगा। राम का देखिए, राम संज्ञा, संज्ञा कौन सी संज्ञा? क्योंकि राम नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। और पढ़ता क्रिया का क्या है? ये कर्ता, क्योंकि राम क्या करता है? पढ़ता है, इसलिए पढ़ता जो क्रिया है उसको करने वाला कौन हो गया? राम, तो क्रिया का कर्ता। दूसरा शब्द रेखांकित है पुस्तक। तो पुस्तक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है और लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है और पढ़ता क्रिया का कर्म है। उसके बाद है सर्वनाम। तो सर्वनाम, अगर शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है या प्रयोग हुआ है तो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। जैसे मेरा, मैं, तुम, आपका, उस, वह आदि, तो ये शब्द क्या बन जाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम शब्द का पद परिचय कैसे देते हैं? तो इस कौन कौन सी बातों का उल्लेख करना होता है जानते हैं? तो सर्वनाम का प्रकार और पुरुष सहित लिखना होता है। उसके बाद उसका लिंग लिखते हैं, फिर वचन, फिर कारक और क्रिया के साथ उसका जो संबंध होता है उसको लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पर, यह सोहन की वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। तो इस वाक्य में जिसे और कोई पद दोनों क्या है? सर्वनाम है। इनका पद परिचय इस प्रकार से होगा, जिसे क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है और स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, चुरा कर ले गया क्रिया का कर्म है। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक और चुरा कर ले गया क्रिया का कर्ता, क्योंकि चुराने वाला कौन है? कोई। विशेषण, अगर शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण। और विशेषण शब्द का पद परिचय बेटा देते हुए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होता है, उल्लेख करना होता है निम्नलिखित बातों का। तो विशेषण का प्रकार, अवस्था, लिंग, वचन, विशेष्य और उसके साथ संबंध। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो शब्द क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। उदाहरण के लिए, वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। इस वाक्य में वीर और सब शब्द दोनों ही क्या है? विशेषण है और इनका पद परिचय इस प्रकार से होगा, वीर। तो वीर जो है वो किसकी विशेषता है? राम की विशेषता है, उसका गुण बताया गया है। तो कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। मूल अवस्था हो गई और लिंग कौन सा हो गया? पुल्लिंग हो गया, एक वचन। और राम विशेष्य के गुण का बोध कराता है।
संज्ञा सब क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, मूल अवस्था है, पुल्लिंग है, बहुवचन है और राक्षसों विशेष्य की संख्या का बोध कराता है। क्रिया का पद परिचय देने से पहले भी हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होता है। और क्रिया शब्द के पद परिचय में क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, काल, वाच्य काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध बताया जाता है। तो क्रिया का शब्द का जो पद परिचय होता है उसका उदाहरण देखते हैं। राम ने रावण को मारा। यहाँ रेखांकित पद क्या है? मारा। तो मारा क्रिया है। क्रिया कौन सी है? किसको मारा? रावण को। तो कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। लिंग पुल्लिंग हो गया, एक वचन, कर्तृवाच्य है, भूतकाल का वाक्य है और मारा क्रिया का कर्ता कौन है? राम तथा कर्म रावण है। मैं सवेरे उठा। यहाँ पर क्रियापद क्या है? उठा। तो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया, क्योंकि मैं क्या उठा, नहीं पता क्या उठा, कोई जवाब नहीं मिला। तो जब उत्तर नहीं मिला, कोई कर्म नहीं आया, तो क्रिया कौन सी हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। पुल्लिंग, एक वचन, कर्तृवाच्य, भूतकाल, उठा क्रिया का कर्ता मैं। अविकारी शब्द। अब किसकी बात करते हैं हम? अविकारी शब्द यानी अव्यय। अगर शब्द वाक्य में जो क्रिया है उसकी विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताए? क्रिया की विशेषता बताए तो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे क्रिया कब हो रही है तो उसमें क्या आएगा? कल, अभी, दिन भर, कि कब हुई, समय की बात की गई है। क्रिया कैसे हो रही है? चुपचाप, अवश्य, तेजी से, धीरे धीरे। तो और क्रिया कहाँ हो रही है? अंदर, ऊपर, आसपास। क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है? कम, पर्याप्त, ज़्यादा। उसके बाद अव्यय शब्दों का पद परिचय किस प्रकार से देते हैं? तो अव्यय शब्द बेटा उसमें लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होते हैं। अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता है। तो अव्यय के भेद। पहला भेद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में हम क्या क्रिया के भेद लिखेंगे? क्रिया विशेषण के भेद लिखेंगे। भेद कौन कौन से हैं? रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। उस क्रिया का उल्लेख करेंगे। भेद का नाम बताने के बाद क्रिया का उल्लेख किया जाता है और उसकी विशेषता बताई जाती है। मैं भीतर बैठी थी और बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द जो है भीतर है और धीरे धीरे, इन दोनों पदों का परिचय बताना है। तो भीतर कहाँ बैठी थी? भीतर बैठी थी। स्थान का बोध हो गया। क्रिया की विशेषता भीतर शब्द यहाँ आ गया, बैठना क्रिया की, तो भीतर क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बैठी क्रिया के स्थान की विशेषता बता रहा है। धीरे धीरे, तो बच्चे जो थे वो कैसे पढ़ रहे थे? धीरे धीरे पढ़ रहे थे। तो पढ़ना क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि वो ढंग बताया गया, रीति बताई गई है कि क्रिया कैसे संपन्न हो रही है। पढ़ रहे थे क्रिया की रीति की विशेषता। संबंध बोधक। अगर शब्द किसी दो या दो से अधिक संज्ञा और सर्वनाम के बीच का संबंध दर्शाता है तो वह संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे के पास, के ऊपर, के दूर, के कारण, के लिए, की ओर। संबंध बोधक जो होते हैं वो के विभक्ति चिन्ह के साथ ही प्रयोग होते हैं। संबंध बोधक के भेद किस संज्ञा सर्वनाम से उसका संबंध है? जैसे कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी है, तो संबंध बोधक लिख दिया और कुर्सी और बिल्ली इसके संबंधी शब्द हो गए। समुच्चय बोधक। अगर शब्द किसी दो वाक्यों के बीच का संबंध दर्शाता है तो वह समुच्चय बोधक कहलाता है। जैसे और, अतएव, इसलिए, लेकिन। समुच्चय बोधक भेदों का उल्लेख, जुड़ने वाले पदों का उल्लेख। उदाहरण, तुम कॉपी और किताब ले लो लेकिन फाड़ना नहीं। और समुच्चय बोधक है और समुच्चय बोधक कौन सा है? समानाधिकरण। और कॉपी किताब शब्दों का संबंध करने वाला है। इसमें
समुच्चय बोधक का जो पद परिचय होता है उसके अंदर संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्यों का प्रयोग होता है। वो वाक्य आते हैं, उनको जो जोड़ने का काम करता है वही समुच्चय बोधक कहलाता है। विस्मय आदि बोधक, अगर शब्द किसी विस्मय, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि भावों को प्रकट करते हैं तो वह विस्मय आदि बोधक अव्यय है। जैसे अरे, वाह, अच्छा आदि। विस्मय आदि बोधक भेदों और उनके भावों का उल्लेख होता है। जैसे वाह, कितना सुंदर बगीचा है, तो वाह क्या है? विस्मय आदि बोधक है। हर्ष सूचक है, उल्लास इसका भाव है। निपात, अगर शब्द किसी बात पर ज़्यादा बल दर्शाता है तो निपात कहलाता है। जैसे इसके शब्द होते हैं भी, तो, तक, केवल, ही, भर और मात्र भी आता है इसके अंदर। उदाहरण के तौर पर अशोक को भी पुस्तक दे दीजिए, तो यहाँ पर निपात क्या है? भी। तो निपात लिख दिया, उसके बाद अशोक संज्ञा पर बल देने का कार्य, यानी पुस्तक किसी और को भी दी गई है लेकिन साथ ही क्या कहा गया है कि अशोक को भी पुस्तक दे दीजिए, तो भी अशोक संज्ञा पर बल देता है। गृह कार्य, बेटा गृह कार्य में हमने आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, तो वाक्य में जो रेखांकित पद है आपको उन पदों का परिचय देना है। पहला है मैं राम के साथ उसके घर गया। दूसरा है श्रेष्ठ पुरुष इन बातों पर कम ध्यान देते हैं। तीसरा 3 दिन बाद वह कक्षा में आया है। स्त्रियां नृत्य कर रही है। पांचवा श्रीकांत पुस्तक पढ़कर घर जाएगा। छठा है शिक्षक ने छात्र से पाठ पढ़वाया। सातवां ऋषि तेज दौड़ता है। आठवां है वह कल आएगा और यहाँ सोएगा। नौवां चंद्रगुप्त बहुत पराक्रमी शासक था। 10वां है वह कम सुंदर है। तो ये 10 वाक्य हैं और इनमें रेखांकित पद हैं। इन पदों का परिचय आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और ध्यानपूर्वक इनका परिचय देंगे कि शब्द पद जो है वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या फिर अविकारी है। तो उनका परिचय जिस तरह से दिया जाता है, विकारी शब्दों में विकार उत्पन्न होता है तो उनके विकार लिखेंगे आप। अविकारी में जो संबंध बताया जाता है तो वो चीज़ें आप वहाँ पर लिखेंगे। और अब हम व्याख्यान 3 में जो गृह कार्य दिया था आपको उसका हल देखते हैं। पहला वाक्य था तुम्हें कोई क्या बोलेगा। यहाँ पर 3 पदों को हमने रेखांकित किया था, तुम्हें, कोई और क्या। तो तुम्हें का पद परिचय क्या होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और एक वचन। अगला था कोई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और पुल्लिंग एक वचन। क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग और एक वचन। अगला था अर्चना ने कहा कि उसके पास कविताओं की एक किताब है। यहाँ पर अर्चना ने, कविताओं की और किताब, इन 3 पदों को रेखांकित किया गया था। तो इसमें से अर्चना ने, इसका पद परिचय क्या होगा? अर्चना नाम है तो संज्ञा कौन सी हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अर्चना स्त्रीलिंग है और एक वचन है, कर्ता कारक है। और कहा क्रियापद का करता है कि अर्चना ने कहा, कहना, इस क्रियापद का ये करता है। कविताओं की, तो कविताओं की संज्ञा कौन सी हो गई? जातिवाचक संज्ञा। और ये जातिवाचक संज्ञा जो है यहाँ पर नामिक विशेषण का भी कार्य कर रही है। तो स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, संबंध कारक है, किताब से संबंध प्रकट करता है। किताब जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक है। अगला है दौड़कर जाइए और बगीचे से कुछ तो लाइए। तो यहाँ पर दौड़कर पद रेखांकित है, बगीचे से कुछ तो।
तो सबसे पहले दौड़कर, तो दौड़कर कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि बगीचे से फूल कैसे लाने हैं, वहाँ पर कैसे जाना है? दौड़कर जाना है। तो लाने क्रिया से पहले कौन सी क्रिया संपन्न हुई है? दौड़कर जाना। जाना क्रिया पहले और उसमें दौड़कर, तो दौड़कर कौन सी हो गई? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की भांति यहाँ पर प्रयुक्त है, क्योंकि क्रिया की विशेषता भी है। बगीचे से जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन और से अपादान कारक हो गया। कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एकवचन और कर्म कारक। तो कुछ सर्वनाम निपात है, क्योंकि कुछ सर्वनाम पर बल दे रहा है। अगला है मेहनत के बिना धन नहीं प्राप्त होता है। तो मेहनत का क्या होगा? पद परिचय, भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन, धन जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एकवचन है और कर्म कारक है। अगला है नहीं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, प्राप्त होना क्रिया की विशेषता बता रहा है। प्राप्त होता है सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एकवचन, वर्तमान काल।